Okay, hello guys, I am Twinkle. I welcome to you in my channel Nurse Star. Our slogan is on the Vidyadhanam Sharvadhan Pradhanam. Today we discuss on the psychiatric nursing part 3 on the neurotic disorder. Which disorder? The neurotic disorders. So many disorders we try to discuss in this session. और दूसरी बात जो है कि साइकेट्रिक के अंदर हाउ यू अंडरस्टैंड ऑफ द टर्म्स है ना, अगर आपने टर्म्स समझ ली तो ही आपका क्वेश्चंस वहीं पे सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो हम ऐसे बहुत सारे इमेजेस के साथ भी समझने वाले हैं, इजी टू अंडरस्टैंड करेंगे कि हमको याद रह जाए. ठीक है, और फिर भी रिवीजन के लिए आपको बार बार वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार आपको ये याद रहेगा आपने जो है फिर F1 की स्टडी की ही आप भूल जाओगे. इसके लिए ऑन दी फास्ट ओके आप 1.2 1.25 1.5 की स्पीड पे भी नेक्स्ट रिवीजन के टाइम वीडियो को देखे, पर रिवीजन इज़ द मस्ट. ओके, so let us we can just start. And first of all, whenever whether the any students they have joined the first time in my channel, follow it, subscribe it, like it, and most important, share this one to your friends. Okay, so start it. And after completing the lecture you can't forget of that the put the comment. Okay, फर्स्ट जो हमने एक पार्ट देखा उसमें था एक कंटीजेंसी मैनेजमेंट करके, जिसमें ये जो है हम बच्चों के लिए यूज़ करते थे. बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है तो हम उसको क्या करते हैं, रिवॉर्ड देंगे. ठीक है, और उसको जो है हम रिवॉर्ड इसलिए देते हैं, गिफ्ट इसलिए देते हैं कि वो दूसरी बार वही एक्टिविटी को और अच्छे से करने का ट्राई करे. वो होता है कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट. यहाँ पे देखो क्या बताया कि कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट इज़ अ behavioral intervention strategy in which individuals are reinforced और rewarded. बराबर, या तो उसको reinforce करेगा कि बहुत अच्छा किया है तो वो बच्चा वो चीज़ दूसरी बार करने के लिए रेडी रहेगा, और रिवॉर्डेड किया जाएगा फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग वेरीफाइबल डिज़ायर्ड बिहेवियर्स. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? तो फ्लेक्सिबिलिटी, हाईली इफेक्टिव, रिड्यूस्ड रिलैप्स रेट्स एंड कस्टमाइजेबल रीइंफोर्समेंट्स. कंडीशंस ट्रीटेड है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर हम कर सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, बिहेवियरल इश्यूज़ है, या फिर गैम्बलिंग एडिक्शन के अंदर भी ये कंटिजेंसी मैनेजमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था टूरेट्स डिसऑर्डर, राइट. टूरेट्स सिंड्रोम के अंदर हमने जो है टिक्स के बारे में पढ़ा था, राइट ना. तो उसमें मोटर टिक्स और वोकल टिक्स क्या होते हैं. मोटर टिक्स जो है उसमें दो टाइप्स है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. ऐसे ही सेम वोकल टिक्स में भी दो टाइप से, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. तो मोटर टिक्स में सिंपल मतलब कि निस्टाग्मस होना, मतलब कि आई बॉल की मूवमेंट होना, एबनॉर्मली आई मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, उसको बोलते हैं निस्टाग्मस. ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होना, नोज ट्विचेस, जर्की मूवमेंट ऑफ द हेड, श्रगिंग ऑफ द शोल्डर, शोल्डर को बार बार क्या करना, ऊंचा नीची करना है ना, माउथ की मूवमेंट्स दिखाना. कॉम्प्लेक्स है टचिंग ऑब्जेक्ट्स, स्माइलिंग ऑब्जेक्ट्स, अपसेंस जेस्चर्स, होपिंग, बेंडिंग द बॉडी एंड जंपिंग. ठीक है, नेक्स्ट है वोकल टिक्स, सिंपल स्निफिंग, ग्रंटिंग, बार्किंग, बार बार गले को साफ करना, क्लियरिंग द थ्रोट, हुटिंग. ये सारे ऐसे है टिक्स कि जो हमें पता नहीं होता, अनकॉन्शियस माइंड में बार बार होते हैं. आपने भी नोट किया हो तो किसी को बार बार ये हैबिट्स होती है. कॉम्प्लेक्स में है रिपीटिंग अ वर्ड, बार बार किसी चीज़ को बोलना. ठीक है, रिपीटिंग अ फ्रेज यूजिंग ऑप्शंस वर्ड्स, और इसके अंदर बोल सकते हैं कि ऑप्शंस वर्ड्स मतलब कि बैड वर्ड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं मोटर टिक्स या वोकल टिक्स जो टूरेट सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं. अभी क्वेश्चंस है कि अघोराफोबिया इज ऑफन सीन इन पेशेंट्स विथ. अघोराफोबिया जो है वो कौन से पेशेंट्स में देखने को मिलता है? जिसको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, जिस पेशेंट को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, पैनिक डिसऑर्डर हो, या ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो उसके अंदर. तो अघोराफोबिया जो है वो कब देखने को मिलेगा? जब पेशेंट को क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स कि पेशेंट को पैनिक डिसऑर्डर होता है. क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर होता है, तब देखने को ये मिलता है. व्हाट इज द अघोराफोबिया? तो नॉर्मल वर्सेस डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्सेज टू अ सिचुएशन. ठीक है, नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है कि काम एंड पीसफुल, सारे लोग जो है बाहर जा रहे हैं एकदम शांति से,
आई नीड टू हरी अदरवाइज द टिकट्स विल बी सोल्ड आउट। पर उसको क्या है, जल्दी है कि मुझे जल्दी जाने दो वरना वहाँ पे जो टिकट्स बट रही है वो सारी बिक जाएगी। और डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स है कि ये भाग के जो है वो फियर एस्केप में दौड़ रहा है, डर के मारे दौड़ रहा है। रनिंग अवे व्हेन फेसिंग अ क्राउड इज़ नॉट कंसिडर्ड अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। भीड़ भाड़ को देख के वो फटाफट से भाग रहा है, ठीक है। ये अगोराफोबिया कि उसको भीड़ भाड़ और सब नहीं पसंद आएगा, वो पैनिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर पैनिक डिसऑर्डर। अगर कोई पेशेंट को पैनिक डिसऑर्डर हो जाए तो हमको कौन सी ट्रीटमेंट देनी अप्रोप्रिएट रहती है। बुस्पिरोन प्लस बेंजोडाइजेपाइंस, बेंजोडाइजेपाइंस प्लस सपोर्टिव थेरेपी, शॉर्ट टर्म बेंजोडाइजेपाइंस प्लस SSRI प्लस CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या लॉन्ग टर्म बेंजोडाइजेपाइन प्लस वेलाफॉक्सिन। तो कौन सी थेरेपी हम देंगे पैनिक डिसऑर्डर के अंदर। ऑब्वियसली हम क्या देंगे उसको, तो बेंजोडाइजेपाइंस देंगे, शॉर्ट टर्म बेंजोडाइजेपाइंस प्लस SSRI, ठीक है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स प्लस CBT। पैनिक डिसऑर्डर के अंदर हम कितनी, शॉर्ट टर्म बेंजोडाइजेपाइंस प्लस SSRI प्लस CBT, इतनी जो है वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। इसको कॉम्बाइनेशन ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि 3 चीज़ें यूज़ की, एक बेंजोडाइजेपाइंस की शॉर्ट टर्म की, एक हमने यूज़ किया SSRI और एक यूज़ किया CBT, ओके। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज़। कोई जनरलाइज्ड एंग्जाइटी कि मुझे इससे डर लगेगा, चिंता होना, ठीक है, तो ये उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर GAD के अंदर अल्प्राजोलम, इमिप्रामाइन, क्लोइमिप्रामाइन या बीटा ब्लॉकर्स। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज दी विच वन, अल्प्राजोलम। विच वन, दी अल्प्राजोलम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन फोबिक न्यूरोसिस इज। अगर पेशेंट को क्या है, फोबिक न्यूरोसिस है, फोबिया मतलब कि डर, फियर है ना, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, फ्री एसोसिएशन, बिहेवियर थेरेपी या ECT देंगे। तो फोबिक न्यूरोसिस के अंदर हम पेशेंट को देते हैं क्या, बिहेवियर थेरेपी। क्या देते हैं उसकी, बिहेवियर थेरेपी के, इससे आपको जिससे डर लग रहा है उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका बिहेवियर चेंज करेंगे, वो है बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। व्हाट इज़ द बिहेवियर थेरेपी विच वी कैन यूज़ फॉर दी ट्रीट ऑफ दी फोबिया, विच वन, दी फोबिक न्यूरोसिस, है ना। तो बिहेवियर थेरेपी में भी स्पेशली वी कैन यूज़ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स आर फ्लडिंग, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। बिहेवियर थेरेपी में भी फोबिया को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लडिंग, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है। अभी देखो कि व्हाट हैपन्स इन पैनिक डिसऑर्डर। हम अब थोड़ा पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन लेंगे कि क्या होते हैं सारे डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, तो उसके अंदर जो है, जब हमको पैनिक डिसऑर्डर होता है कि चिंता होना अचानक से, तो उसमें फास्ट और पाउंडिंग हार्ट बीट होते हैं, टेकिकार्डिया होगा, स्वेटिंग एंड चिल्स होगी, पर्सपिरेशन हो जाएगा पूरी बॉडी, सेकिंग एंड वीकनेस और डिजीनेस होगा, ट्रबल ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, स्टमक पेन और नोजिया, हैंड्स में बिकम नम और टिंगलिंग, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम और फियर ऑफ डेथ, ठीक है। फियर ऑफ डेथ को बोलते हैं थैनेटोफोबिया। क्या बोलते हैं, थैनेटोफोबिया, ओके। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कितने टाइप के एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, किसी जनरल चीज़ों से ये एंग्जाइटी रहना, पैनिक डिसऑर्डर, अघोराफोबिया एंड स्पेसिफिक फोबिया, किसी स्पेसिफिक चीज़ से ही इसको डर लगेगा, जनरलाइज नहीं होगा। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर GAD, एक्सेसिव वरी और एंग्जाइटी अबाउट सेवरल इवेंट्स, बहुत सारी चिंता करना, एंग्जाइटी करना सेवरल इवेंट्स के बारे में और एक्टिविटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर, कितने 6 महीने से भी ज़्यादा यही चीज़ करते रहना, उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। 6 महीने तक कौन सा डिजीज़ था कि जिसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखते थे,
उसके बाद में दिखते थे। जो जेनेटिक डिसऑर्डर था जो सिर्फ फीमेल में होता था वो कौन सा था? रैट सिंड्रोम। ओके, और उसमें 6 मंथ्स के बाद जो है वो हेड का ग्रोथ भी स्लो होता है, माइक्रोसिफेली देखने को मिलता था, है ना। पर यहाँ पे क्या है कि जीएडी के अंदर 6 मंथ से ज़्यादा यही चीज़ आपको एक ही चीज़ के बारे में वरी, एंग्जाइटी देखने को मिले तो उसको बोलते हैं डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग वरी एंड टेंशन इन दी मसल्स। आप वो वरी को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मसल्स टेंशन होगा, डिफ़िकल्ट इन स्लीपिंग, नींद नहीं आएगी और इरिटेबिलिटी भी लगेगा। नेक्स्ट वन इज़ द पैनिक डिसऑर्डर, सडन इंटेंस अटैक ऑफ एंग्जाइटी accompanied by deep scare and feelings of impending doom, varying frequency from a new attacks in a year to several attacks in one day। बराबर, एक साल में अचानक से बहुत ज़्यादा आप पे अटैक हुए, या फिर मेंटली अटैक, है ना, साइकोलॉजिकल अटैक, या फिर एक ही दिन में बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस मेंटली अटैक हुए तो भी पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। अगोराफोबिया, इंटेंस फियर एसोसिएटेड विथ स्पेसिस वेयर एस्केप इन डिफ़िकल्ट, जहाँ पे रहना हमारे लिए मुश्किल हो, ठीक है, सच एज द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ओपन स्पेसिस, कॉन्फाइंड स्पेसिस, बंद स्पेसिस, बीइंग इन अ लाइन, बराबर लाइन में खड़ा रहना, क्राउड में जाना, और बीइंग अलोन आउटसाइड ऑफ अ होम, या घर के बाहर अकेले जाना, उसको बोलते हैं वहाँ जो ये सारी कंडीशन में जब डर लगता है उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया, एक्सेसिव एंड इंटेंस फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेके एक्सेसिव इंटेंस फियर होना। सर्कमस्टेंसेस हो सकता है कोई स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक सिचुएशन सच एज कि स्पाइडर से डर लगना, ठीक है, क्लोज्ड स्पेस से डर लगना, क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लाउन्स जॉकर से डर लगना, कॉकरोचेस से डर लगना, एंड मैनी अदर चीज़ों से डर लगना, ये होता है स्पेसिफिक फोबिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन की जो है क्या आपको डिफरेंस बता रही है कि साइकोसिस, न्यूरोटिसिज्म एंड न्यूरोसिस क्या होता है। तो साइकोसिस क्या है? पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्वाइज व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ नॉट रियल। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डिफरेंसेस नहीं कर पाएगा कि रियल क्या है और नॉट रियल क्या है, ठीक है, वो ये नहीं ढूंढ पाएगा, वो होता है साइकोसिस। और न्यूरोटिसिज्म मतलब पर्सनालिटी ट्रेट, एंग्जाइटी, वरी, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एनवी, जेलसी, गिल्ट फील होना, डिप्रेस्ड मूड होना, ये सब क्या है? न्यूरोटिज्म। साइकोसिस में तो वो पहचान नहीं पाएगा कि क्या सही क्या गलत, कौन है असल और कौन है नकल, ठीक है। और लास्ट में है न्यूरोसिस। ओके, नेक्स्ट फोबिया, देखो अलग अलग प्रकार के फोबिया, एक पहले में स्पाइडर से डर रहा है, नेक्स्ट में डॉग से, फिर जो है फायर से डर रहा है, कैट से डर रहा है, ठीक है, फिर टॉल जो जगह है वहाँ से वो डर रहा है, ये पानी से डर रहा है, नेक्स्ट वो अंधेरे से डर रहा है ना, और नेक्स्ट चूहे से डर रहा है, और एक घर से बाहर आने से डर रहा है। तो फोबिया ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ दी फोबिया है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ से ही डर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन कि फ्लडिंग थेरेपी, जो थेरेपी ऑफ फोबिया है, कैसी थेरेपी है ये? फ्लडिंग थेरेपी। अभी हमने देखी ना फोबिया की थेरेपीज, यस, उसके अंदर की है ये फ्लडिंग थेरेपी। और उसमें क्या होता है? तो व्हाट इज़ द फ्लडिंग थेरेपी? फ्लडिंग थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपोजर थेरेपी, एक प्रकार की एक्सपोजर थेरेपी है, यूज टू हेल्प पीपल फेस देयर बिगेस्ट फियर। मतलब कि कोई इंसान स्पाइडर से डर रहा है तो उसके सामने ही स्पाइडर को रख देना है, ठीक है, उसको फेस करवाना है कि देखो स्पाइडर कुछ भी नहीं करता, आपको ऐसे ही डर लग रहा है, एंड ट्रिगर्स इन ऑर्डर टू ओवरकम दैम। सेशंस आर टिपिकली इंटेंस, पहले सेशन में स्पाइडर को सिर्फ थोड़ी सेकंड तक रखना है, फिर ले लेना है। ऐसे जैसे जैसे आप सेशन करोगे उसमें स्पाइडर को रखने का टाइमिंग बढ़ता जाएगा। इन्वॉल्विंग रियल इन विवो एक्सपोजर करवाना है कि कुछ नहीं होता, रियलिटी क्या है वो उसको दिखाना, एक्सपोजर करके, वो फ्लडिंग थेरेपी है। एंड इमेजिनल एक्सपोजर्स, दीज इमेजिन करवाना, देखो मैं भी तो इसको छू रहा हूँ, मैं भी तो इसको अपने हाथ पे, कुछ भी नहीं होता। तो दो चीज़, इन विवो एक्सपोजर्स, इमेजिनल एक्सपोजर का यूज़ होगा। दीज आर परफॉर्म्ड थ्रू सीइंग फोटोज़, फोटो दिखा के, वीडियोज़ दिखा के, या गाइडेड विजुअलाइजेशन से भी कर सकते हो, बराबर। फिजिकली स्पाइडर को लेके आओ ये ज़रूरी नहीं है, ओके। मोर रिसेंटली वर्चुअल रियलिटी हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड टू क्रिएट रियलिस्टिक एक्सपोजर इन थेरेपी, ठीक है। तो फ्लडिंग थेरेपी में क्या होगा? उसको एक्सपोजर करवाना,
ठीक है, फेस करवाना, ट्रिगर्स करवा के देखना बिगेस्ट फियर वाली चीज़ को ही, सेशन को जो है इंटेंस रियल इन विवो एक्सपोजर एंड इमेज इन एक्सपोजर करवाना, वो उसको फ़ोटो दिखा के, वीडियो दिखा के या गाइडेड विजुअलाइजेशन से भी आप करवा सकते हो। नेक्स्ट वन कि व्हाट इज़ द ERP थेरेपी, मतलब कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। कौन सा? एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी ERP हैज़ दी टू मेजर कंपोनेंट्स। पहला है एक्सपोजर थेरेपी, उसको एक्सपोज करना, और दूसरा है रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, उसके रिस्पॉन्स इतने ना आ जाए कि वो वहाँ पे पैनिक होके गिर जाए, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए। तो एक्सपोजर प्रोसेस एंड क्या है, एक्सपोजर थेरेपी एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। द एक्सपोजर प्रोसेस इज ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव स्टार्टिंग विथ लेस एंग्जाइटी। बराबर, एक्सपोजर कैसे करना है, अचानक से उसको वहाँ सामने नहीं रख देना, थोड़ा पहले दूर रखना है, थोड़ी सेकेंड्स के लिए रखना है, तब देखना है कि वो कौन सा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग एक्सपोजर दिखा रहा है, एंड ग्रेजुअली मूविंग अप टुवर्ड्स एक्सपोजर्स that trigger higher levels of anxiety. Second component of ERP is response prevention, and unlike general exposure therapy is more specific to the treatment of specific disorders, most commonly in the OCD, ठीक है, most commonly in the OCD। अभी ERP आपको पता चल गया, ओके। नेक्स्ट, टेक्निक्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस रिड्यूस के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि 30 मिनट्स ऑफ डेली मॉडरेट एक्सरसाइज, माइंडफुल एंड मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, योगा, विजुअलाइजेशन, स्लीप डीप ब्रीथ, ये सब कर सकते हो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को आपको एक डॉग की थ्योरी से दिखाया है कि एक एग्रेशन सिग्नल्स है, ठीक है, और दूसरा ये डॉग इससे डर रहा है तो एग्रेशन सिग्नल से उसको टू क्लोज रखा, फिर क्या करना है, फियर सिग्नल्स आ रहा है तो स्टील टू क्लोज ही रखा है, फिर रिलैक्स और अलर्ट सिग्नल आ जाएगा, रिपीट एक्सपोजर एट दिस लेवल्स के, कि मुझे ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। उसमें प्लेस चेंज हो रही है, टू क्लोज, स्टील टू क्लोज एंड रिपीट एक्सपोजर एट दिस लेवल। बराबर, पहले में एग्रेशन था, फियर, और फिर रिलैक्स और अलर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैशबैक इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फ्लैशबैक आना मतलब कि पिछली जो यादें हैं वो फिर से याद आना या दोहराना। तो फ्लैशबैक इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रीफ रिएक्शन, पोस्ट नेटल डिप्रेशन, हाइपोमेनिया या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये किसके अंदर होता है, फ्लैशबैक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है PTSD के अंदर, मतलब कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पिछले समय में जो भी आपके साथ ट्रॉमा वाली सिचुएशन हुई है उसकी फ्लैशबैक मेमोरी को याद करना, बराबर, उसका फ्लैशबैक आना कि ऐसा हुआ था, और वो पूरी सिचुएशन आज के दिन में भी आपको वैसे ही फील होना, वो होता है फ्लैशबैक की जो PTSD के अंदर फील होती है, ठीक है। ये देखो क्या है इसमें कि व्हाट फ्लैशबैक ऑफन फील्स लाइक, ओके, कैन इंक्लूड लॉस ऑफ टाइम, इमोशन, थॉट्स, इमेजेस हो सकती है, साउंड्स हो सकता है, कोई सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट या कोई स्पेस, पेन, फिल्म, रील, ठीक है। व्हाट इमोशनल फ्लैशबैक्स, ये क्या था, फिजिकल है ना। इमोशनल फ्लैशबैक्स ऑफन फील लाइक की स्ट्रॉन्ग वेव्स ऑफ इमोशन दैट मे नॉट सीम कनेक्टेड टू अ ट्रॉमा। बराबर, ये है आपके लिए फ्लैशबैक्स, ओके, PTSD में देखने को मिलता है। अभी है ग्रीफ। ग्रीफ जो है उसके 5 स्टेजेस है जिसको हम डाबडा के थ्रू याद रखते हैं, और ये कुबलर रोस ने दिया हुआ मॉडल है। ग्रीफ क्या है, नॉर्मल रिस्पॉन्स टू फिजिकल और इमोशनल लॉस, कैन बी एनकाउंटर्ड एज रिस्पॉन्स टू लॉस ऑफ लव्ड वन की डेथ हो जाना, ठीक है। टर्मिनली इल क्लाइंट कम्स टू नो दैट ऑन लाइफ में एंड क्लाइंट रिसीव्स डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक डिजीज या हार्ट फेल्योर। तो क्या है कि या फिर कोई क्लाइंट जिसको पता चला कि अभी अभी उसको क्या है, डायग्नोसिस हुआ है कि कैंसर हो गया है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डिनाइल कि मुझे नहीं हो सकता। फिर वो एंगर इश्यूज़ में चला जाएगा, ठीक है, बार्गेनिंग करेगा, मेरे साथ ही क्यों, अब मेरा क्या होगा, कैसे हुआ, डिप्रेशन में जाएगा, और फिर लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लेगा कि मेरे को ये ऐसा हुआ है। ये है डाबडा, D फॉर दी डिनाइल, A फॉर दी एंगर, B फॉर दी बार्गेनिंग, अगेन D फॉर दी डिप्रेशन, A फॉर दी एक्सेप्टेंस। कई बार क्वेश्चन में ये डायरेक्ट सीक्वेंस के थ्रू भी पूछ लेते हैं,
ओके, तो रिमेंबर इट। नेक्स्ट ये दिखाया आपको पोस्ट नेटल डिसऑर्डर के बारे में, बराबर। पोस्ट नेटल जो है उसमें कौन सा होता है, जो मदर को होगा, ठीक है, बेबी को जन्म देने के बाद, डिलीवरी के बाद, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन कौन सा होता है, तो ड्रास्टिक चेंजेस इन एपेटाइट, ठीक है, बेबी होने के बाद वो उसका एपेटाइट चेंज, फियर ऑफ नॉट टू बी अ गुड मदर, उसको ये फियर लगना कि वो गुड मदर बन पाएगी या नहीं, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, थॉट्स टू harm yourself of the baby, okay, anger, irritated, frustrated most of the times, loss of self confidence and interest, ठीक है। ये सारे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जो एक मदर में फील होते हैं। यहाँ पे आपको दिखा है व्हाट इज़ द हाइपोमेनिया, ठीक है। मैनिक एपिसोड होता है तो एकदम पीक लेवल पे होते हैं उसके एक्टिविटी और सब, अभी हाइपोमेनिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्रॉनिक स्विंग्स इन मूड एंड एनर्जी, फ्लक्चुएट बिटवीन हाइपोमैनिक सिम्टम्स एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स, कभी हाइपोमैनिक तो कभी डिप्रेसिव, ठीक है। ये होता है हाइपोमेनिक के अंदर। अगर मेनिया होता तो सिर्फ मेनिया के ही सिम्टम्स दिखते, पर हाइपोमैनिक है इसलिए थोड़ा मेनिया, तो कभी हाइपोमैनिक तो कभी डिप्रेसिव दिखते मिलते हैं। कॉमनली प्रेजेंट्स इन दी एडोलेसेंस सिम्टम्स, हाइपोमैनिक सिम्टम्स में एलिवेटेड या इरिटेबल मूड और टिपिकल इंक्रीज इन एनर्जी लास्टिंग लेस देन 4 days, डिप्रेसिव सिम्टम्स लो मूड फॉर लेस देन 2 weeks, डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्रीवियसली एन्जॉयड एक्टिविटीज़, इसको एनहेडोनिया बोलते हैं कि जो पहले चीज़ें करने में मज़ा आता था वो अभी करने में बिल्कुल भी एन्जॉय फील नहीं हो रहा है, बराबर। जो पहले प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ बना करती थी वो अभी नहीं है, तो उसको बोलते हैं एनहेडोनिया। डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्रीवियसली एन्जॉयड एक्टिविटीज़, हाइपोमेनिया के सिम्टम्स को लाने में सिर्फ 4 days से कम टाइम, जबकि डिप्रेशन को लेस देन 2 weeks से कम टाइम लगता है। ट्रीटमेंट क्या होती है हाइपोमेनिया की, लाइफस्टाइल चेंजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स, जॉइनिंग अ सपोर्ट ग्रुप, साइकोथेरेपी, बराबर। कौन सा, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मेडिकेशन, मूड स्टेबिलाइजर्स, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, एंड लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिया, एंटी डिप्रेशंस, एंटी साइकोटिक्स और एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ पर्सन वेक्स अप इन दी नाइट रिपीटेडली, एक पर्सन है जो रात में बार बार उठ जाता है, रिमेंबरिंग द सीन ऑफ एन अर्थक्वेक, और उसको वो अर्थक्वेक का सीन याद आता है इसलिए वो उठ जाता है, विच हैपेंड अ फ्यू डेज बैक इन विच ही सर्वाइव्ड, जो पिछले दिनों में हुआ है, पिछले थोड़े दिनों में, जिसमें वो खुद भी सर्वाइवल हुआ था, बट मोस्ट ऑफ हिज नियर एंड डियर फ्रेंड्स आर एक्सपायर्ड, और उस अर्थक्वेक में उसके नियर और डियर बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो एक्सपायर्ड हो गए। तो वो कौन सी सिचुएशन से सफ़र कर रहा है कि वो नाइट में बार बार उठ जाता है, ओके। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम व्हाट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है या डेल्यूजन है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ, पोस्ट का ट्रॉमा है, उसको याद करके वो बार बार उठ जाता है, तो PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो पर्सन को, ओके। नेक्स्ट है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम रिलेट्स टू, GAD किसके रिलेटेड है या GAS किसके रिलेटेड है, हाउ वी अचीव होम्योस्टेसिस, हाउ वेल वी अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन को कैसे अडेप्ट कर पाए, पैटर्न ऑफ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस, पैटर्न ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स व्हेन वी आर अराउज्ड बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो क्या आएगा, फिर से देखो कि एक सिंड्रोम है जनरल एडेप्टेशन का सिंड्रोम, वो किसके रिलेट्स है, हाउ वी अचीव होम्योस्टेसिस, अडेप्टेशन करना है, जनरल एडेप्टेशन करना है, तो क्या करेंगे हम, हाउ वेल वी अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, पैटर्न ऑफ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ऐसा पैटर्न सीखेंगे कि जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में स्ट्रेस के प्रति हो, पैटर्न ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स व्हेन वी आर अराउज्ड बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो क्या आएगा GAS के अंदर कि पैटर्न ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स व्हेन वी आर अराउज्ड बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये होता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ओके। So what is the general adaptation syndrome? GAS is seen in, बराबर। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम किसके अंदर देखने को मिलता है, पैनिक अटैक, डिप्रेशन के अंदर, एंग्जाइटी या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है वो हमको
पैनिक अटैक के अंदर, किसके अंदर देखने को मिलेगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर देखने को मिलता है। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है हम खुद को क्या करने की कोशिश करते हैं, एडेप्टेशन करने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर ये देखने को मिलता है। जिसमें इसमें भी आपको समझने को आएगा ना कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम रिलेट्स क्या था, पैटर्न ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स व्हेन वी आर अराउज्ड बाय स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यहाँ पे भी तो दिया था स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यहाँ पे तो वही क्वेश्चन पूछा है पर थोड़ा घुमा के, छोटा है फिर भी नहीं समझ पाते, है ना। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम इज सीन इन दी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, किसमें, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देखने को मिलता है। गेस, GAS मतलब कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, उसके 3 स्टेजेस हैं। प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स द फिजियोलॉजिकल चेंजेस द बॉडी गोज थ्रू व्हेन अंडर द स्ट्रेस। हमारी बॉडी इसमें कौन से जो है रिस्पॉन्स दिखाती है, और ये गैस मॉडल जो हो हैंस सैलिए ने दिया है। किसने दिया है गैस मॉडल, हैंस सैलिए ने। उसमें आपको याद रखना है आर मतलब ए फॉर द अलार्म, आर फॉर द रेजिस्टेंस एंड ई फॉर द एक्सहॉशन। ठीक है, पहले क्या होगा, अगर आपको जनरल एंग्जाइटी होती है तो अलार्म, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, क्या करो क्या होगा ये, फिर धीरे धीरे आप क्या करते हो, उसके रेजिस्टेंस करते हो, कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा, और रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करते हो, है ना, या लड़ो या भागो, ये वाली सिचुएशन, और लास्ट में आप थक जाओगे, एक्सहॉशन, या वो तकलीफ चली जाएगी या आप थक जाओगे, वो होता है एक्सहॉशन। तो अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एक्सहॉशन जो हैंस सैलिए ने दिए हैं, जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के हैं। और जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम कब यूज़ होता है कि जब आपको क्या हो, तो क्या होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तब यूज़ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर 2 टाइप्स के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव सिम्टम्स, एक नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव के अंदर होगा डेल्यूजन्स, हैल्यूसिनेशंस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, जबकि नेगेटिव के अंदर होगा फ्लैटेंड अफेक्ट, रिड्यूस्ड स्पीच एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, चलो द साइनिफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मैलिंजरिंग एंड हिस्टीरिया इज, मैलिंजरिंग और हिस्टीरिया के बीच में डिफरेंस क्या है। कॉन्शियस मोटिव इन मैलिंजरिंग, मैलिंजरिंग में उसका कॉन्शियस मोटिव होता है। हिस्टीरिया इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स, क्या हिस्टीरिया मोस्ट कॉमन होता है फीमेल्स में। मैलिंजरिंग हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस, या एक हिप्नोसिस है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो ये जो है उसको डिफरेंस बोला जाता है कि कॉन्शियस मोटिव इन मैलिंजरिंग होता है, ये डिफरेंस है। क्या है, कॉन्शियस मोटिव होता है मैलिंजरिंग में, ये डिफरेंस है। ठीक है, बाकी हिस्टीरिया मोर कॉमन इन फीमेल्स होता है तो होता ही है, बराबर। चलो डिफरेंस सिर्फ इतना ही था कि मैलिंजरिंग के अंदर पेशेंट कॉन्शियसली उसका मोटिव होता है। ठीक है, कि मैलिंजरिंग और हिस्टीरिया क्या है वो हम देखेंगे, आपको पता चलेगा। देखो मैलिंजरिंग, फ्रेंच मैलिंजियर टू सफ़र और प्रिटेंड टू बी इल, वो ऐसा नाटक करता है, ढोंग करता है जैसे मैं बीमार हूँ। मैलिंजरिंग इज इंटेंशनल प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स और ग्रोसली एग्रीगेटेड फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल इंसेंटिव्स, DSM-5 के द्वारा ये बोल, मतलब कि मैलिंजरिंग सिम्टम्स एक ऐसे सिम्टम्स है कि आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपका जो बीमा योजना है ना, बराबर, उसका आपको फ़ायदा लेना है, आपको उसके पैसे लेना है। ठीक है, उसके लिए हुए, मतलब आपका उसके अंदर कॉन्शियसली कोई ना कोई मोटिव था, कोई अटेंशन, कोई इंटेंशन था कि क्यों आप एडमिट हुए, है ना। या फिर आपको जॉब में जो है ओवर टाइम ड्यूटी दे दी, तो आप क्या बता रहे हो कि मेरे को तो पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप उससे बचने के लिए भी क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, उसको भी मैलिंजरिंग बोलते हैं। क्लियर, उसमें उसका कोई ना कोई इंटेंशन होगा। ठीक है, अभी आई न्यू ही हैड मैलिंजर व्हेन आई आस्क्ड हिम टू वर्क ओवर टाइम। उसके बॉस को पता है कि भाई ये मैलिंजरिंग यूज़ करेगा जब मैं इसको बोलूँगी ना कि आपको आज ओवर टाइम करना है, बराबर। मैलिंजरिंग क्या करेगा, टू प्रिटेंड टू बी इल, वैसा ढोंग करेगा कि मैं बीमार हूँ, और इंजर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड ड्यूटी और वर्क, या खुद को इंजर्ड कर देगा कि जिससे वो ओवर टाइम की ड्यूटी और काम से बच सके। ये होता है मैलिंजरिंग, याद रखना, उसमें उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, अभी ये हिस्टीरिया है। देखो हिस्टीरिया इज हिस्ट्रीज क्लियरेस्ट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ द मेल डोमिनेटेड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट हैज सिस्टमेटिकली मिसडाइग्नोज्ड वुमन एंड कंटिन्यूज टू डू सो। ठीक है, मिसडाइग्नोज्ड करते हैं और
क्या करते हैं, उसको मिसडायग्नोज्ड करके कंटिन्यूअस टू डू सो, ठीक है। वुमन के ऊपर ये होता है हिस्टीरिया। ओरिजिनली हिस्टीरिया designated a link between certain nervous disorders and disease of the female sexual and reproductive organs. It was thought that there was a direct connection between this physical pathologies localized in the female organs and certain nervous symptoms. This explains why hysteria has commonly been conceived as a pathology to which women are exclusively susceptible. It is based in a physiological sources that is gender specific, the uterus. Then the illness itself could only occur where this prerequisite physiology is present. मेलिंजेरिक इज कॉन्सियस है, हिस्टीरिया अनकॉन्सियस में होता है, ठीक है। मेलिंजेरिक कॉन्सियस से होता है, मुझे पैसे लेना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे ओवरटाइम की ड्यूटी से बचना है इसीलिए मैं बीमार होने का नाटक करे। पर हिस्टीरिया अनकॉन्सियस में होता है, फीमेल में मोस्टली होता है। डिसोशिएटेड बिहेवियर या डिसोशिएटेड डिसऑर्डर इज सीन इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इस तीनों में देखने को मिलेगा, एक में देखने को नहीं मिलेगा। क्या? डिसोशिएटेड डिसऑर्डर, पर्सनालिटी, हियरिंग, फ्यूज या एमनेसिया। तो डिसोशिएटेड पर्सनालिटी भी होती है जिसमें मल्टीपल पर्सनालिटी होगी। हियरिंग पता नहीं है, फ्यूज में डिसोशिएटिव फ्यूज होता है, एमनेसिया में डिसोशिएटिव एमनेसिया भी होता है। तो क्या नहीं मिलेगा? हियरिंग जो है वो डिसोशिएटेड डिसऑर्डर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अदरवाइज पर्सनालिटी डिसऑर्डर में डिसऑर्डर ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ओके, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फ्यूज में डिसोशिएटिव फ्यूज होता है और एमनेसिया में भी डिसोशिएटिव एमनेसिया होता है। देखो जैसे कि व्हाट इज डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, साइको biological response to traumas suffered in a specific time window in early childhood, a dissociative disorder, and a complex post-traumatic stress syndrome. How does DID develop? DID कैसे develop होता है? An important step in child development, the forming of a central integrated consciousness is impeded or prevented by chronic trauma. बच्चों को आपको बच्चों के सामने झगड़ना नहीं है, कोई ख़राब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, ख़राब बोलना नहीं है, वरना बच्चा ईजिली कैचअप कर देता है। द चाइल्ड यूजेज रेडिकल डिनायल एंड स्प्लिटिंग टू कोप विद द ट्रॉमास, इमेजिंग दैट द ट्रॉमास हैपन टू समवन एल्स। द चाइल्ड्स फैंटेसी कैपेबिलिटीज and imagination give the different personality states their individual characteristics. Extremely inconsistent and contradictory behavior by attachment figures and their denial of the trauma suffered by the child additionally foster the dissociative coping strategy, जिसमें बच्चा खुद कोपिंग भी नहीं कर पाएगा। ये होता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिसोशिएटिव फ्यूज, इसमें क्या है? देखो, वेयर हैव यू बीन, तो बोलता है आई डोंट नो, आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता, बराबर, मेरे को यहाँ कैसे लाया गया, कौन लाया, क्यों आया, है ना। ये होता है डिसोशिएटिव फ्यूज। इंडिविजुअल वॉन्डर्स फार फ्रॉम होम, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिविजुअल कंप्लीटली फॉरगेट पास्ट लाइफ एंड एसोसिएशन। ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें पर्सन अपनी पास्ट लाइफ को बिल्कुल भूल गया होता है, ठीक है, और एसोसिएशन ही नहीं होता, इसलिए तो पूछता है मेरे को यहाँ कौन लाया, कैसे आया, मैं कहाँ हूँ, ठीक है। वो होता है डिसोशिएटिव फ्यूज। व्हाट इज डिसोशिएटिव एमनेसिया डिसऑर्डर, ठीक है। तो डिसोशिएटिव एमनेसिया इज व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग साइनिफिकेंट लॉस ऑफ मेमोरी, क्योंकि एमनेसिया का मीनिंग ही है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। सराउंडिंग इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो थी, उसकी इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, उसका एज, कहाँ का रहने वाला है, उसके पिता का नाम, ये सब भूल जाना, ठीक है। दिस सिम्टम्स ऑफ एमनेसिया डू नॉट इंक्लूड सिंपल फॉरगेटफुलनेस लाइक नॉट नोइंग द डेट। These episodes can begin suddenly and generally last for a short period. For example, ये कई डेज में नहीं, डेट में नहीं देखा जाता, ये कुछ घंटों में या कुछ दिनों में हुआ होता है। बट हैव ऑल्सो बीन सीन टू लास्ट फॉर वीक्स एंड पॉसिबली इवन ईयर्स, और फिर ये बढ़ते बढ़ते वीक्स या ईयर्स तक भी हो सकता है, बराबर। वो भूलने की बीमारी, वो सब भूल सकता है। डिसोशिएटिव एमनेसिया को साइकोजेनिक एमनेसिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोजेनिक एमनेसिया। यू आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर इफ़ यू डोंट स्टार्ट टेकिंग दिस पिल्स। वो क्या बोल रहा है डॉक्टर कि अगर आप ये दवाइयाँ नहीं लोगे ना तो आप अच्छे नहीं होगे,
बराबर, ये बोल रहा है। तो क्या बोलती है, आई कीप फॉरगेटिंग, मैं भूल गई थी। इसको बोलते हैं साइकोजेनिक एमनेसिया, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर मार्क्ड बाय अ सडन लॉस ऑफ मेमोरी, मे फॉरगेट ऑल पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, नॉट ड्यू टू ड्रग इंटॉक्सिकेशन। पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई ड्रग का इंटॉक्सिकेशन हुआ तो हुआ हो, या कोई मेडिकल कोज की वजह से हुआ हो ये डिसोसिएटिव एमनेसिया, कि जिसको साइकोजेनिक एमनेसिया भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एमनेसिया का क्लिनिक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइकोजेनिक एमनेसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, साइकोजेनिक एमनेसिया को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? रिट्रोग्रेड एमनेसिया, इंटरोग्रेड एमनेसिया, कन्फाब्युलेशन, या पैची इम्पेयरमेंट ऑफ पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरीज के साथ कोई भी पेची पेची चीज़ें लगा के, पेची इम्पेयरमेंट होना उसके अंदर, वो करके जो है किया जाता है। तो क्या आंसर आएगा कि ऑप्शन नंबर डी, पैची इम्पेयरमेंट ऑफ द पर्सनल मेमोरी, उसको बोलते हैं साइकोजेनिक एमनेसिया। ठीक है, ओके। चलो, यहाँ पे आपको दिखाया है एंटेरोग्रेड एमनेसिया और रिट्रोग्रेड एमनेसिया क्या होता है। इसको याद रखने के लिए, आपको याद हो तो हमने एक मूवी देखा था, कौन सा मूवी? एंटेरोग्रेड ऊपर से आमिर खान का गजनी, है ना, जिसमें आमिर खान को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो न्यू मेमोरीज जो है उसको फॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने पास डायरी रखता है और चीट्स, फोटोज़, ये सब रखता है, नंबर्स, है ना, ये रखता है। द ब्रेन्स एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड, occurs due to damage to the hippocampus and prefrontal cortex, can be caused by trauma, brain infection, ट्यूमर्स, या विटामिन B1 मतलब कि थायामिन की डेफिशिएंसी हो तो भी हो सकता है। अभी है रिट्रोग्रेड एमनेसिया, मतलब आपको पता हो तो ऋषि कपूर की मूवी, बहुत पुरानी, वो पर्वतों वाली मूवी है, बराबर, और उसमें वो पास्ट मेमोरीज को भूल जाता है। ठीक है, तो ऋषि कपूर पास्ट मेमोरी को भूलता है, आमिर खान नई मेमोरी को बना नहीं पाता। अनेबल टू रिकॉल पास्ट मेमोरीज, देयर इज अ फेल्योर टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन, occurs due to damage to the thalamus, temporal lobe and hippocampus, can be caused by trauma, stroke, encephalitis हुआ हो, एंसेफेलन में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हुआ हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन या ट्यूमर्स हो उसकी वजह से। आई होप कि मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया इसके इजी से आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये कॉन्फाबुलेशन है, तो क्या होता है, लाई नॉट मी, उसकी नोज़ देखो कितनी बड़ी है ना, और क्या बोला है कि प्लोजिबल, yet imaginary memory that fills in gaps in what is remembered। आपको क्या याद है, आप उसमें क्या भर रहे हो, इमेजिनरी मेमोरी डाल रहे हो, बराबर, जो गैप मिल रही है उसमें, और उसको फिलअप कर रहे हो, फिलिंग द गैप विद द इमेजिनरी मेमोरी, उसको बोलते हैं कन्फाब्युलेशन। ये तो हम भी यूज़ करते हैं जब हम एग्ज़ाम्स लिखते हैं, थियोरेटिकल एग्ज़ाम, है ना, पेजेस भरना है तो क्या करेंगे, जो भी याद आया वो सब डाल देंगे, है ना, पर फॉल्स नहीं डालते, वो तो उसी के हिसाब का, वो सिस्टम्स के अकॉर्डिंग डालता है। ओके, तो ये कन्फाबुलेशन, फिलिंग दी गैप। ऑल ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट ऑब्सेशन एक्सेप्ट, ओसीडी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आपको ऐसा ढूंढना है कि 3 स्टेटमेंट जो है वो ओसीडी के लिए करेक्ट है, एक को छोड़ के। इट इज़ रिपीटेटिव थॉट और इमेज, पेशेंट बिलीव्स दैट द इमेजेस और थॉट्स आर इम्पोज्ड बाय अदर, कंटेंट ऑफ ऑब्सेशन आर अबाउट सेक्स और गॉड, पेशेंट गेट्स डिस्टर्ब्ड व्हेन अनेबल टू रिमूव द आइडियाज़ और थॉट्स। क्या आएगा, कौन सा नहीं है? देखो, रिपीटेटिव थॉट और इमेज का आना, ये तो ऑब्सेशन है। पेशेंट बिलीव्स दैट द इमेजेस और थॉट्स आर इम्पोज्ड बाय अदर, कोई और इसको ढाल रहा है, ये मेरे हिसाब से शायद नहीं है। ऑब्सेशन मोस्टली सेक्स और गॉड के हिसाब से आना, ये भी सही बात है। पेशेंट गैस डिस्टर्ब्ड हो जाता है वो व्हेन अनेबल टू रिमूव द आइडियाज़ और थॉट्स, जब वो आइडिया और थॉट्स को रिमूव नहीं कर पाता, वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। ठीक है, तो वो तो करेक्ट है, मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल करेक्ट है, बराबर, क्योंकि ये नहीं होता, कोई और उसको नहीं डालता है माइंड में, है ना। ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें से दिए हुए सब कोई ओसीडी के लिए करेक्ट है, एक्सेप्ट एक नहीं है। ईगो एलियन, पेशेंट ट्राइज टू रेजिस्ट इट,
ईगो सिंटोनिक या इंसाइट इज प्रेजेंट। देखो पेशेंट ट्राइज टू रेजिस्ट इट तो करता है, वो रोकने की कोशिश तो करता है पर रोक नहीं पाता, बराबर। इनसाइड भी उसको प्रेजेंट ही होता है, तभी तो सोचता है कि मेरे हाथ गंदे हुए हैं, मेरे को हैंड वॉश करना पड़ेगा। तो इनसाइड तो प्रेजेंट है। ईगो एलियन या ईगो सिंटोनिक में से आएगा? क्या नहीं होता है? ईगो सिंटोनिक जो है वो इसमें नहीं होता, ईगो एलियन तो होता है। ठीक ठीक है। अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द ईगो, व्हाट इज़ ईगो सिंटोनिक एंड व्हाट इज़ ईगो डिस्टोनिक। ईगो मतलब वन सेल्फ दैट सर्व्स एज द ब्रिज बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थॉट। एक ब्रिज, एक कनेक्शन होना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थॉट के बीच में। सिंटोनिक का मतलब रिस्पॉन्सिव एंड अप्रोप्रिएट टू द एनवायरनमेंट गिवन द सिचुएशन। और डिस्टोनिक का मतलब रिस्पॉन्सिव एंड बिहेवियर्स दैट आर अगेंस्ट अ पर्सनस बिलीफ्स और विल, बराबर। पर्सन की बिलीफ और विल के अगेंस्ट में कोई बिहेवियर और रिस्पॉन्स आना वो डिस्टोनिक है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव एंड अप्रोप्रिएट टू द एनवायरनमेंट गिवन द सिचुएशन, जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स आना वो सिंटोनिक है, ठीक है। ईगो सिंटोनिक बिहेवियर्स और थॉट्स अलाइन विथ पर्सोनल, बराबर। सीन मतलब अलाइन होना, सिमेट्रिकल होना, पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स इन हारमोनी, कंसिस्टेंट विथ सेल्फ इमेज, नो गिल्ट, इसमें कोई गिल्ट भी फील नहीं होगा, कम ऑन इन। और ईगो डिस्टोनिक में क्या होगा? बिहेवियर्स और थॉट्स गो अगेंस्ट विल, अपनी इच्छा के विरुद्ध में काम होगा, अपोजिशन में काम होगा। इनकॉन्सिस्टेंट विद बिलीफ, सीन एज इंट्रूसिव और अनवेलकम, और बिन बुलाए बाराती, डिज़ायर टू चेंज, और इच्छा होती है कि मैं इसको चेंज कर लूँ बस, बराबर। ये ईगो डिस्टोनिक है। ऑब्सेशन इज डिफाइंड एज, ऑब्सेशन को क्या क्या कह के हम डिफाइन कर सकते हैं? एन आइडिया, इम्पल्स, इमेज विच इंट्रोड्यूसेस इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस रिपीटेडली, बराबर। कॉन्शियस अवेयरनेस में कोई एक आइडिया या इम्पल्सिस या इमेजेस बार बार आना, रिकॉग्नाइज्ड एज वंस ऑन आइडिया, इम्पल्स और इमेज बट इज ईगो एलियन। ईगो एलियन मतलब फॉरेन टू वंस पर्सनालिटी, पहले तो ऐसा नहीं करता था, है ना। रिकॉग्नाइज्ड एज इरिटेशन एंड ईगो डिस्टोनिक, बराबर। ये कैसा है? रिकॉग्नाइज एज इरिटेशनल एंड ईगो डिस्टोनिक। पेशेंट ट्राइज टू रेजिस्ट बट अनेबल टू डू सो, वो उसको रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। फेलियर टू रेजिस्ट, वो रेजिस्ट करने में फेलियर हो जाता है। लीड्स टू मार्क्ड डिस्ट्रेस, बराबर। और उसको क्या होता है? डिस्ट्रेस फील होता है। फिर नेक्स्ट वन क्या है? ओसीडी के साइकिल। पहले क्या होगा? ऑब्सेसिव थॉट आएगा, एंग्जाइटी, कंपल्सिव बिहेवियर करेगा, तभी उसको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। ऑब्सेसिव थॉट में क्या आएगा? कि मेरे हाथ गंदे हैं, एंग्जाइटी हुई, फिर मैंने हाथ को धोया, कंपल्सिव बिहेवियर मतलब कि धोया, तो क्या हो गया? मेरे को टेम्पररी रिलीफ मिला, ठीक है, कि मेरे हाथ में से अब जो है जर्म्स चले गए, मेरे हाथ क्लीन हो गए। ओके। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर: irrational fears of contamination from dirt or germs, distressing sexual or religious thoughts, fear of hurting someone, desire to hoard or a need for symmetry and exactness. These are common obsessions of people with obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder OCD, उसमें ऑब्सेशंस क्या हैं? इंट्रूसिव थॉट्स, ठीक है, साइनिफिशिएंट एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस। और कंपल्सन क्या है? रिचुअलाइज्ड अटेम्प्ट्स करना, जो थॉट है उसको अटेम्प्ट में, एक्शन में कन्वर्ट करना, वो कंपल्सन्स है, ठीक है। थॉट ऑब्सेशंस थे। कंपल्सन्स आर डिफाइंड एज, कंपल्सन्स क्या है? बिहेवियर दैट फॉलोज ऑब्सेशन, बराबर। एक ऐसा बिहेवियर को जो ऑब्सेशन को फॉलो करके फुलफिल होगा। बिहेवियर एम्ड एट प्रिवेंटिंग, न्यूट्रलाइजिंग द डिस्ट्रेस और फियर, एमिंग आउट ऑफ ऑब्सेशन। अनरियलिस्टिक, एक्सेसिव और irrational behaviors. Inside being present, subject realizes the irrationality of compulsion. Behavior is performed with a sense of compulsion, urge or impulse to act. अब ये है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। क्या होता है? नॉर्मल प्रीऑक्यूपेशन विद एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन, एबनॉर्मल प्रीऑक्यूपेशन विथ एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन, normal preoccupation with normal body functions and abnormal preoccupation with normal body functions. Hypochondriasis like of that डॉक्टर शॉपिंग। क्या होता है ये? डॉक्टर शॉपिंग। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? एबनॉर्मल प्रीऑक्यूपेशन विथ एबनॉर्मल बॉडी फंक्शंस,
ठीक है, उसको ऐसे सिम्टम्स आएंगे कि लाइक ऑफ नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, फिर भी दे फील लाइक दैट कि मुझे पेप्टिक अल्सर्स हो गया है, वो कुछ ज़्यादा ही सोचेगा, एबनॉर्मल बॉडी फंक्शंस के बारे में सोचेगा जो है नहीं, वो होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, और बार बार डायग्नोसिस करवाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पर्सन मिसिंग फ्रॉम होम इज़ फाउंड वंडरिंग पर्पसफुली, वो घर से जो है मिस हो गया है और बाहर जो है वंडरिंग कर रहा है पर्पसफुली इन अ वेल ग्रूम्ड स्टेट विथ सम डिग्री ऑफ एमनेसिया, अच्छा तैयार होके है पर उसको एमनेसिया है, थोड़ा डिग्री भूल चुका है। दिस कंडीशन इज नॉन एज डिसोशिएटिव फ्यूज, डिसोशिएटिव एमनेसिया, स्किज़ोफ्रेनिया या एक्यूट एंग्जाइटी। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसोशिएटिव फ्यूज हो गया है वो, है ना। ओके चलो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टिशियस डिसऑर्डर, इसमें से एक फैक्टिशियस डिसऑर्डर है, हिस्टेरिया, डिप्रेशन, हाइपोकॉन्ड्रियाक या मंचाउसन सिंड्रोम। तो फैक्टिशियस डिसऑर्डर इज नॉन एज द मंचाउसन सिंड्रोम। कौन सा, मंचाउसन सिंड्रोम इज द फैक्टिशियस डिसऑर्डर। ओके, अभी हम देखेंगे व्हाट इज द हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया कैन बी डिफाइंड एज हैविंग एन excessive preoccupation or worry about having any illness or a serious illness। जो हॉस्पिटल में काम करते हैं डॉक्टर को ये ज़्यादा होता है कि यार पेशेंट ये लेके मुझे भी हो सकता है। इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स ऑब्सेसिंग ओवर वेदर यू हैव अ डिजीज एट द करंट मोमेंट एंड विच डिजीज इट इज़। ओके, नेक्स्ट देखो फैक्टिशियस डिसऑर्डर कि जिसको हमने मंचाउसन सिंड्रोम बोला, इम्पोज्ड ऑन अनदर, मंचाउसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, बराबर। ये मंचाउसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी और मंचाउसन सिंड्रोम भी होता है, जिसमें पेशेंट क्या करेगा कि डॉक्टर के पास जाएगा, उसको क्या है कि मेरे को ब्रेन में ना ट्यूमर है, जब तक डॉक्टर बताता नहीं है, बताता है आपका ब्रेन एकदम करेक्ट है, ये डॉक्टर झूठा है, बराबर। अलग अलग डॉक्टर के पास जाएगा, क्या करेगा कि अगर उसको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन लाना है तो यूरिन सैंपल के साथ में उसमें कुछ मिला के दे देगा, डस्ट मिला देगा, इससे वो सैंपल जो है वो क्या आएगा, इन्फेक्शन वाला आएगा। ठीक है नहीं पर आएगा, ये मंचाउसन सिंड्रोम। मोटिवेशन क्या है, विकेरियसली एक्सपीरियंस सीक रोल उसको प्ले करना है। ठीक है, ऑफन फॉल्सली प्रेजेंटेड एज इल, इम्पेयर्ड और इंजर्ड। ठीक है, ये होता है। और बाय प्रॉक्सी में क्या होता है कि उसको केयर गिवर का रोल परफॉर्म करना है, उसको दादाजी की सेवा करनी है। तो क्या करेगा, दादाजी को कुछ भी नहीं हुआ फिर भी वो डॉक्टर के पास लेके जाएगा, डॉक्टर को बोलेगा कि दादाजी को जो है डायरिया हो गया है, हुआ भी नहीं है फिर भी हो गया, उनको लूज मोशन हो गया है। तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है आप वो स्टूल का सैंपल दे जाना। क्या करेगा, स्टूल का सैंपल को कंटामिनेट कर देगा, अब वो पॉजिटिव आएगा, कोई ना कोई बीमारी आएगी, दादाजी को एडमिट करना पड़ेगा और ये दादाजी की अच्छे से केयर करेगा। ठीक है, वो होता है मंचाउसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, किसी की केयर करने के लिए उसको बीमार कर देना। ठीक है, ऐसे भी तो केयर कर सकते हो, जरूरी है बीमार करके करें, हैं। मंचाउसन सिंड्रोम फैक्टिशियस डिसऑर्डर, फीइंग्स डिजीज इज इन एन अटेम्प्ट टू गेन अटेंशन और सिंपैथी के लिए हुआ होता है, और रीअश्योरेंस टू देमसेल्स, नो एक्सटर्नल इंसेंटिव, हॉस्पिटल शॉपिंग, एक्सटेंसिव मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऑफन वेल स्पोकन एंड इंटेलिजेंट। ये कौन है, बैरन वैन मंचाउसन्स, और उसके ऊपर से ये आया है फैक्टिशियस डिसऑर्डर मंचाउसन सिंड्रोम। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में ऑन इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स और एक्सटर्नल इंसेंटिव्स होता है। मैलिंजरिंग में भी एक्सटर्नल इंसेंटिव्स और इंटेंशनल सिम्टम्स होते हैं। फैक्टिशियस डिसऑर्डर में इंटेंशनल सिम्टम्स तो होते हैं पर नो एक्सटर्नल इंसेंटिव्स, बराबर। जैसे कि उसको बीमार होके कोई पैसे वैसे नहीं लेने हैं जो मैलिंजरिंग में लेता था, पता है ना, बीमार होके पॉलिसी पास करवा के, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मंचाउसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, व्हेन एन इंडिविजुअल प्रेजेंट्स अनदर पर्सन एज हैविंग सिम्टम्स इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन फॉर देमसेल्स। मोटिवेशन, विकेरियसली एक्सपीरियंस सीक रोल, फॉल्सली प्रेजेंटेड एज इल, इम्पेयर्ड और इंजर्ड, चाइल्ड, एजिंग, फैमिली या पेट को बीमार कर देगा और उसकी अच्छे से सेवा करेगा। ये मंचाउसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। मंचाउसन सिंड्रोम इज अ फैक्टिशियस डिसऑर्डर for use for those patient who repeatedly stimulate और फैक्ट डिजीजेस फॉर दिस सोल पर्पस, उसका खुद का पर्पस होगा, ऑफ ऑब्टेनिंग मेडिकल अटेंशन लेने का। देयर इज़ नो अदर रिकॉग्नाइजेबल मोटिव, अदर कोई भी उसका मोटिव नहीं होता है। अदर नेम्स इज हॉस्पिटल एडिक्शन, हॉस्पिटल होबोस, हॉस्पिटल शॉपिंग, प्रोफेशनल पेशेंट्स और मंचाउसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी तो मैंने आपको बताया वो। ठीक है, अभी नेक्स्ट थिंग्स, मैलिंजरिंग में पर्सन बेनिफिट था, है ना, पैसे लेना, पॉलिसी पास करवा के पैसे लेना।
बराबर। ओवर टाइम ड्यूटी से बचना। मंचाउसन सिंड्रोम में सिर्फ उसको पेशेंट बनना है, मेडिकल अटेंशन लेना है, और कोई भी ऐसा पर्सनल बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फॉलोइंग आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डाउट्स ऑफ कंटामिनेशन होगा, पैथोलॉजिकल डाउट्स होगा, इंट्रूसिव थॉट्स होगा, या ऑल ऑफ दी अबो। ऑब्वियसली डाउट ऑफ कंटामिनेशन भी फील होता है, पैथोलॉजिकल डाउट्स भी होता है, और इंट्रूसिव थॉट्स भी आते रहते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो वेरी गुड। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस अकर्स बिकॉज ऑफ फिक्सेशन ऑफ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस जो है वो कौन से स्टेज में फिक्सेशन होता है तो देखने को मिलता है? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, जेनाइटल स्टेज, या नन ऑफ दी अबो। तो ये एनल स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अकॉर्डिंग, बराबर, एनल स्टेज में देखने को मिलेगा। साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो सिगमंड फ्रूड ने दी थी उसके अकॉर्डिंग ये जो था। पहले हम देखें कि व्हाट इज़ द इंट्रूसिव थॉट्स की जो ऑब्सेशन में देखने को मिलते हैं, है ना। तो देखो 5 बिग फैक्ट्स अबाउट द इंट्रूसिव थॉट्स एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इंट्रूसिव थॉट्स जो है एन अनवेलकम इनवॉलंटरी थॉट, इमेज और अनप्लेजेंट आइडिया दैट मे बिकम एन ऑब्सेशन इज upsetting or distressing and can feel difficult to manage or eliminate. If there is one mental health concept that needs to be understood, it's intrusive thoughts connected to obsessive compulsive disorder. Knowing the facts will help you get on the road to recovery faster and help yourself and others to avoid the misery of untreated OCD. पहला क्या है? You are not a monster, ठीक है। आप क्या नहीं है? मॉन्स्टर नहीं है। फिर फाइटिंग इंट्रूसिव थॉट्स ओनली मेक देम वर्स। उससे लड़के कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, आपको उसको करना ही पड़ेगा, कंपल्सिव में चेंज करना ही पड़ेगा। देन हार्म ओसीडी एंड पीडोफिलिक ओसीडी आर टू ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ओसीडी। पीडोफिलिक प्रेजेंट इन टू द चिल्ड्रन। देन टॉकिंग अबाउट योर थॉट्स इज द वे ऑफ हीलिंग एंड ओसीडी रिकवरी इज़ पॉसिबल। ओसीडी की रिकवरी पॉसिबल है, ठीक है। अभी देखो ये मैंने जो बोला था ना वो एनल स्टेज वाला था ये क्वेश्चन। ये राइट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का न्यूरोसिस जो है अकर्स होता है बिकॉज ऑफ द फिक्सेशन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव तो है पर उसके साथ न्यूरोसिस हो जाता है क्योंकि कौन से स्टेज में फिक्सेशन देखने को मिलता है? तो एनल स्टेज में। तो एनल स्टेज क्या है, किसने दिया है? साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी बाय द सिगमंड फ्रूड। ओके, इसको याद रखें कि OAPLG। तो ओरल स्टेज बर्थ टू 1 ईयर, एनल स्टेज 1 to 3 years, phallic stage 3 to 6 years, latent stage 6 years to puberty, एंड जेनाइटल स्टेज होता है puberty to adulthood, OAPLG, ठीक है। और एनल स्टेज में इसका न्यूरोसिस का फिक्सेशन हो तो देखने को मिलेगा OCD फिक्सेशन, बराबर, न्यूरोसिस वाला। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इन एडल्ट इज। एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन OCD का कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा? वो पैथोलॉजिकल डाउट्स होगा, सिमेट्री, सेक्सुअल थॉट्स, या एग्रेशन। तो एडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? बराबर, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि पैथोलॉजिकल डाउट्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन एंड कंटामिनेशन ये है पैथोलॉजिकल डाउट्स, एंड मोस्ट कॉमन कंपल्सन होता है चेकिंग। मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन कंटामिनेशन, मोस्ट कॉमन कंपल्सन इज दी चेकिंग, बार बार चेक करते रहना। दोनों सी के ऊपर से ही है ना, मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन भी, कंटामिनेशन सी के ऊपर से, मोस्ट कॉमन कंपल्सन भी चेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ 15-year-old बॉय फील्स दैट द डर्ट हैज़ हंग ऑन टू हिम वैन एवर ही पासिस थ्रू द डर्टी स्ट्रीट। 15 ईयर का बच्चा है और उसको क्या लगता है कि जब वो डर्टी स्ट्रीट से गुजरता है ना तो भी उस पर ना डर्ट चिपक जाती है। दिस रिपीटेटिव थाट कोजेज मच डिस्ट्रेस एंड एंगजाइटी। ये सोच के वो पूरा डिस्ट्रेस और एंगजाइटी फील करता है। ही नोज दैट देर इज एक्चुअली नो सच थिंग आफ्टर ही हैज़ क्लीन वंस, बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड एंड इज़ कंपेल्ड टू थिंक सो। उसको पता है कि वो उसको एक बार जो है वो क्लीन कर देगा तो ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता और ये कंपेल्ड होता रहता है, बार बार उसको यही विचार आते रहते हैं कि मैं गंदा हो गया क्योंकि मैं वो डर्टी स्ट्रीट से गुजरा।
दिस हैज़ लेड टू सोशल विड्रॉल, उसकी वजह से वो सोशली कहीं पे भी शामिल नहीं होता है. ही स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम थिंकिंग अबाउट द डर्ट एंड कंटामिनेशन, वो अपना सारा पूरा टाइम जो है मोस्टली वो डर्ट और कंटामिनेशन के बारे में ही सोचता रहता है, जो मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन है ना कंटामिनेशन. दिस हैज़ अफेक्टेड हिज स्टडीज़ ऑल्सो, ये उसकी स्टडी पे भी इम्पैक्ट डालता है, वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज़, तो ये क्या है हमको तो पता ही है क्या है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, अघोराफोबिया है या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. चलो अभी है व्हाट इज कंडक्ट डिसऑर्डर. कंडक्ट डिसऑर्डर रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, बराबर पूरे ग्रुप की बिहेवियर और इमोशनल प्रॉब्लम है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिसरिगार्डेड फॉर अदर्स. चिल्ड्रन विद कंडक्ट डिसऑर्डर हैव अ डिफिकल्ट टाइम फॉलोइंग रूल्स एंड बिहेविंग इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे. बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ना कि टाइम को फॉलो करना या सोशली में जाके चुपचाप एक जगह पे बैठे रहना, है ना. देयर बिहेवियर कैन बी होस्टाइल एंड समटाइम्स फिजिकली वायलेंट. कभी कभी जैसे शादी में या कहीं गए हो, दो बच्चे बराबर के जम के लड़ रहे हैं, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है. ओके. Conduct disorder is a serious behavioral and emotional disorder that can occur in children and teens. A child with this disorder may display a pattern of disruptive and violent behavior and have a problem following rules. वो रूल को फॉलो नहीं कर पाते. ठीक है. सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर. डिसीटफुल बिहेवियर. डिसीटफुल बिहेवियर में इंक्लूड लाइंग, झूठ बोलेंगे, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, स्टीलिंग, चोरी करेंगे या फोर्जरी करेंगे, है ना. करते हैं ना बच्चे, जो चीज़ पसंद आई लेके अपने पॉकेट में डाल के चल दिए और फिर एक्सेप्ट भी नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसे आई मेरे पॉकेट में. वायोलेशन ऑफ द रूल्स, रूल्स को तोड़ना. वायोलेशन ऑफ रूल्स में इंक्लूड स्किपिंग स्कूल, बंक मारना, रनिंग अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाना, ड्रग एंड अल्कोहल यूज़ करना, सेक्शुअल बिहेवियर एट अ यंग एज. ये सब होता है कंडक्ट के अंदर, जो बिहेवियर और इमोशनल दोनों के डिसऑर्डर. अभी फिर से अगोराफोबिया क्या है. अगोराफोबिया इज अ पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंटेंस फियर ऑफ लिविंग द हाउस, घर छोड़ने से, ओपन जगह में जाने से, एनक्लोज स्पेस में जाने से या पब्लिक स्पेसिस क्राउडेड स्पेसिस में जाने से वो डरेगा, वो अगोराफोबिया है. इसको हाउस बाउंड, हाउस होल्ड, जो बोलते हैं हाउस वाइफ सिंड्रोम भी बोला जाता है. नॉट ऑल अघोराफोब्स आर हाउस बाउंड. सारे के सारे अघोराफोबिया को ऐसे नहीं है कि हाउस बाउंड ही हो, घर को पकड़ के बैठे रहे. मे हैव सेफ जोन्स, सिर्फ वो मानते हैं, मैनी हैव सेफ जोन, मानते हैं कि घर हमारे लिए सेफ जोन है. प्लेसेस दे आर कंफर्टेबल गोइंग टू और दैट आर नेसेसरी, और अ पर्सन दे फील सेफ लिविंग द हाउस विद, या फिर वो ऐसे ही लोग के साथ बाहर जाएंगे जिसके साथ उसको घर के बाहर जाना भी सेफ लगेगा, सबके साथ नहीं जाएंगे. पैनिक क्या है. इट कैन अकर विद और विदाउट पैनिक अटैक्स और अ पैनिक डिसऑर्डर. स्टेट्स द ऑनसेट इज यूजुअली बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 35 years old. Fears public transportation, shops, theaters, restaurants, standing in the line, crowds in public, alone, irrational fear of something bad happening. Comorbidity. Agoraphobia usually occurs with other mental illness, most often डिप्रेशन में, सोशल एंग्जाइटी में, पीटीएसडी में, ओसीडी में और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी में देखने को मिलता है. चलो नेक्स्ट क्या है कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जीएडी क्या है, और उसमें भी सोशल एंग्जाइटी एंड फोबियाज क्या होता है. सर्कमस्क्राइब्ड एंग्जाइटी, सोशल गैदरिंग फोबिया, स्टेजेस फोबिया, क्लास फोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, अघोराफोबिया जिसको हाउसवाइफ हाउस बाउंड सिंड्रोम बोलते हैं, याद रखना. अघोराफोबिया को हाउस बाउंड हाउसवाइफ सिंड्रोम बोलते हैं. स्पाइडर फोबिया, कैनाइन फोबिया, स्नैक एंड लिजार्ड फोबिया. ओसीडी जो है उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है. 6 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है अकॉर्डिंग टू DSM-5. एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद एंग्जाइटी, adjustment disorder with depression and anxiety, adjustment disorder with behavioral disturbances, adjustment disorder with mixed emotional and behavioral disturbances, and adjustment disorder unspecified doesn't fit the above subtypes. ठीक है. तो 6 टाइप्स ऑफ जो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर यहाँ पे दिखते हैं.
Acute stress disorder, adjustment disorder. Adjustment disorder refers to the psychological reaction, emotional and behavioral symptoms that arise in response to an unidentifiable stressor such as changing circumstances. ठीक है. Next one is our question. An obsessive compulsive disorder patient is likely to develop. उसमें क्या डेवलप होगा ओसीडी वाले पेशेंट में? हेल्यूसिनेशन, डिप्रेशन, डेल्यूजन या स्किज़ोफ्रेनिया. तो ओसीडी वाले पेशेंट में धीरे धीरे जो है वो डेल्यूजन डेवलप होगा. क्या डेवलप होने का शुरुआत होगा उसमें? तो डिप्रेशन. क्या होगा? डिप्रेशन. क्योंकि वो चीज़ें फुलफिल नहीं करेगा तो किस में चला जाएगा? डिप्रेशन में. और उसको वो नहीं करना है फिर भी करना पड़ रहा है तो भी वो किस में चला जाएगा? डिप्रेशन में. ठीक है. तो उसमें चांसेस है कि वो डिप्रेशन में जा सकता है. ठीक है. द ट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज. तो नॉरएपिनेफ्रिन होता है ओसीडी के में अंदर, सीरोटोनिन, डोपामाइन या गाबा. द ट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज द सीरोटोनिन. कौन सा होता है? सीरोटोनिन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी इज. ओसीडी के ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? क्लोमिप्रामाइन, फ्लुओक्सेटाइन, कार्बामाजेपाइन या क्लोरप्रामाजाइन. तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी क्या होती है? एसएसआरआई ग्रुप की ड्रग है वो. और वो कौन सी है? फ्लुओक्सेटाइन. कौन सी है? फ्लुओक्सेटाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी. ये एसएसआरआई ग्रुप की ड्रग है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर. क्योंकि ये खुद सीरोटोनिन ट्रांसमीटर से तो होती है इसलिए एसएसआरआई ग्रुप की फ्लुओक्सेटाइन यूज होगी ड्रग ऑफ चॉइस में. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइटी इज एसोसिएटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर. कन्वर्जन डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए एंजाइटी में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक साथ में होना चाहिए? फ्री फ्लोटिंग, रिलीव्ड बाय द सिम्टम, कॉन्शियसली फेल्ट बाय द क्लाइंट, प्रोजेक्टेड ऑन टू द एनवायरनमेंट. तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो सेकेंड. मतलब कि क्या होगा? तो रिलीव्ड बाय द सिम्टम. देखो पूछा क्या है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइटी इज एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर. तो उसके सिम्टम्स जो है वो इजीली रिलीव्ड हो जाएंगे. बराबर. इसमें क्या होता है कि अभी हम सब क्या कर रहे हैं? बराबर पढ़ रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हो आप? किस गोल से? कि हमारी जॉब लग जाए, है ना, कहीं भी गवर्नमेंट में हम सेट हो जाए. फिर अभी भी लड़कियों पे क्या होता है? प्रेशर, है ना, कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो. अभी क्या होता है कि जॉब लग गई, शादी हो गई, अभी घर पे कभी 5 बजे नहीं उठे हो, वहाँ जाके 5-6 बजे उठना है, सबके लिए खाना बनाना है. फिर भी आपको कोई केयर, कोई अटेंशन नहीं है, आपका सिर दुख रहा है फिर भी काम करना है. तो आपने जो है ये सब आपके दिमाग के मटके में इतना भरा कि एक दिन वो मटका फूटा और आप पड़े धड़ाम लेके. क्यों? क्योंकि आपको भी रेस्ट चाहिए था. ठीक है. और सास आई और बोलने लगी, ओ बाप रे इसको क्या हुआ, जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाओ, ये वो. ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है. ठीक है. ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है. ठीक है. ओके. तो प्राइमरी गेन क्या है उसका? एंग्जाइटी को रिड्यूस करना. सेकेंडरी गेन क्या है? सिंपैथी मिलना और रेस्ट मिलना. फिर ये चले जाएगा. और इसमें होता है ला बेला इंडिफरेंस, लैक ऑफ कंसर्न अबाउट फिजिकल सिम्टम्स. फिर उसको जो चक्कर आए थे, उसको जो सीजर्स जैसे सिचुएशन हुई, बाद में उसको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा. क्योंकि उसने तो वो क्यों किया था कि उसको सिंपैथी और रेस्ट मिले. जो उसको मिल गया तब वो उसको नहीं दिखाएगा. तो कोई और भी उसको उसके बारे में ना पूछेगा ना याद कराएगा. ठीक है. उसको बोलते हैं ला बेला इनडिफरेंस. पता चला कन्वर्जन डिसऑर्डर का प्राइमरी गेन है एंग्जाइटी को रिड्यूस करना, सेकेंडरी गेन है सिंपैथी और रेस्ट पाना, और लाबेला इंडिफरेंस का मतलब लेक ऑफ कंसर्न अबाउट द फिजिकल सिम्टम्स. Conversion disorder causes patient to suffer apparently neurological symptoms such as numbness, blindness, paralysis or fits, but without a neurological causes. It is thought that these problems arise in response to difficulties in the patient's life, and conversion is considered a psychiatric disorder in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition. फॉर्मली कन्वर्जन डिसऑर्डर को हिस्टेरिया के नाम से जानते थे. द टर्म कन्वर्जन हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन फ्रूट्स डॉक्ट्राइन दैट एंग्जाइटी इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम. एंग्जाइटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फिजिकल सिम्टम्स में. और एंग्जाइटी इतनी भरी दिमाग का मत का कि फिजिकल सिम्टम्स आए धड़ाम लेके गिरी. Definition of conversion disorder. Conversion disorder is characterized by an alteration or loss of some body function physical due to psychological conflict or need and cannot be explained by any non-medical
कंडीशन, कोई भी मेडिकल कंडीशन इसमें नहीं दिखेगी। द पर्सन में कंप्लेंट ऑफ सोमेटिक सिम्टम्स इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, मुझे देख नहीं रहा है, चक्कर आ रहा है, पैरालिसिस, मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा है, और अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखा सकता है। Symptom usually occurs after a situation that produces extreme psychological stress for the individual. It appears suddenly and often the person expresses a relative lack of concern for the impairment. This lack of concern is identified as the labella indifference. The symptoms promote secondary gain is a way to obtain attention. Secondary gain क्या है? लोगों का attention पाना और support that might not otherwise be forthcoming. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ अ डायग्नोसिस ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसको डायग्नोज हुआ है कन्वर्जन डिसऑर्डर विद पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, और उसमें उसने क्या किया है कि उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालाइज हो गई है। विच इज़ द मोस्ट थेराप्यूटिक नर्सिंग इंटरवेंशन? एनकरेज द क्लाइंट टू ट्राई टू वॉक, उसको बोलो चलने की कोशिश तो करो। एक्सप्लेनिंग टू द क्लाइंट दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, उसको बताना है कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अवॉइडिंग फोकसिंग ऑन द क्लाइंट्स फिजिकल सिम्टम्स, क्लाइंट्स के फिजिकल सिम्टम्स को अवॉइड करना है, ध्यान में नहीं लेना है, फोकस नहीं करना है। हेल्पिंग द क्लाइंट फॉलो थ्रू विद द फिजिकल थेरापी प्लान, और क्लाइंट को जो है वो हेल्प करना है फिजिकल थेरापी प्लान के साथ में। तो क्या करना होता था? ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि उसके फिजिकल सिम्टम्स पे कोई भी फोकस ध्यान नहीं देना है, अवॉइड करना है। कब? तो जब पेशेंट को कन्वर्जन डिसऑर्डर हो तब। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी इज बिहेवियर थेरापी। ड्रग ऑफ चॉइस तो कौन सा था? सेरोटोनिन ग्रुप की सिस्टमेटिक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI, फ्लुओक्सेटाइन। और यहाँ पे ट्रीटमेंट में बिहेवियर थेरापी, ड्रग थेरापी, साइको सर्जरी या कॉम्बाइनेशन ऑफ द बिहेवियर एंड ड्रग थेरापी ओसीडी में। तो ओसीडी में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है डी, मतलब कि उसमें दोनों यूज़ होता है, कॉम्बाइनेशन ऑफ द बिहेवियर थेरापी भी दी जाती है और ड्रग थेरापी भी दी जाती है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरापी जो है वो चॉइस फॉर ओसीडी है। ठीक है। और थेरापी कौन सी? तो थेरापी ऑफ चॉइस है इसमें एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स, और ड्रग ऑफ चॉइस है फ्लुओक्सेटाइन। ठीक है, ओसीडी का। A 35-year-old female has been diagnosed with obsessive compulsive disorder. 35 ईयर की फीमेल को OCD हुआ है एंड सी वॉश्ड हर हैंड्स मैनी टाइम्स अ डे, और पूरे दिन में वो कई बार अपने हाथों को धोती रहती है। विच वुड बी द बेस्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक फॉर हर ट्रीटमेंट? इसमें से कौन से CBT टेक्निक यूज़ करेंगे? अभी पढ़ा ना, थेरेपी ऑफ चॉइस, थॉट स्टॉपिंग, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, रिलैक्सेशन या फ्लडिंग। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करेंगे। गुड। थॉट स्टॉपिंग को क्या बोलते हैं? 4 स्टेप्स में होता है। स्टॉप स्टॉप ऐसा बोलेंगे, बराबर, वो थॉट को आने से रोकना, नोटिस द थॉट, स्टॉप बोलना, चैलेंज द थॉट एंड री रूट द माइंड। ठीक है। थॉट स्टॉपिंग टेक्निक, स्टॉप, इंटरप्ट योर नेगेटिव थिंकिंग विद द कमांड स्टॉप। नेगेटिव थिंकिंग को बोलता है स्टॉप, एंड पोज विद वॉट यू वर डूइंग, और वो काम करना है जो आपको करना है। टी, टेक अ ब्रीथ, प्रैक्टिस सम डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स टू स्लो योर हार्ट रेट डाउन। ओ फॉर द ऑब्जर्व, ऑब्जर्व योर थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर, हाउ डज योर बॉडी फील। P for the proceed, purposefully and mindfully proceed with your next activity one step at a time। तो क्या यूज होगा? स्टॉपिंग टेक्निक, स्टॉप, टेक अ ब्रीथ, ऑब्जर्व एंड प्रोसीड। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक इज और आर यूज्ड इन, वो किसके अंदर यूज्ड होती है? वो तो थेरेपी ऑफ चॉइस थी OCD की, तो स्किज़ोफ्रेनिया में होती है, OCD में, फोबिया में, या बोथ B and C? देखो OCD में तो होगी, साथ में फोबिया में भी होती है, तो ऑप्शन B and C यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। फोबिया में पढ़ा था ना हमने, एक्सपोजर एंड ये करके, बराबर, रिस्पॉन्स करके। तो अ क्लाइंट बिलीव्स दैट डोर नॉब्स आर कंटेमिनेटेड एंड रिफ्यूजेस टू टच दैम। क्लाइंट बोलता है कि डोर नॉब्स, जो डोर का हैंडल है ना, वो गंदा है, मैं उसको टच नहीं कर सकता। एक्सेप्ट विद अ पेपर टिश्यू, अगर मुझे पेपर टिश्यू दोगे तो उससे पकड़ सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट थेराप्यूटिक फॉर दिस क्लाइंट? ये ऑब्सेशन आया है तो हमें उसे कंपल्सन करने देना है। ठीक है। तो कौन सा थेराप्यूटिक का रहेगा क्लाइंट के लिए? नर्स क्या बोलेगी? सप्लाई द क्लाइंट विद पेपर टिश्यूज टू हेल्प फंक्शनिंग अंटिल एंग्जाइटी इज रिड्यूस।
उसको पेपर टिश्यू देने हैं, बोलना है कि जब तक आपको अच्छा नहीं लगे तब तक धीरे धीरे इसको आप डोर नॉब को क्लीन करते रहे। हैव अ क्लाइंट स्क्रब दी डोर नॉब्स विथ अ स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक सो दैट टिश्यूज आर नो लॉन्गर नीडेड। मैंने इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्क्रब कर दिया है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनकरेज द क्लाइंट टू टच डोर नॉब्स बाय रिमूविंग all available paper tissue until learning how to manage the situation. Explain to the client that the idea about doorknobs being contaminated is part of the illness, so precaution are not necessary. ये आपका पार्ट ऑफ इलनेस है, कोई भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट है कि हम उसको बोलेंगे धीरे धीरे डोर नॉब्स को आप क्लीन करते रहे जब तक आपका कंपल्सिव जो है आपको सेटिस्फाइड ना करे तब तक, है ना। तो आंसर 1 करेक्ट है। What should a nurse consider when planning care for a client who is using ritualistic behavior? बराबर, what should a nurse consider when planning care for a client who is using ritualistic behavior कर रहा है पेशेंट, तो उसका प्लानिंग आप कैसे करोगे केयर का। नर्सेज मस्ट अटेम्प्ट टू लिमिट द रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, वो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को लिमिट कर देगी। क्लाइंट्स नीड टू रियलाइज द रिचुअलिस्टिक बिहेवियर सर्व्स नो पर्पस, ये रिचुअलिस्टिक बिहेवियर का कोई पर्पज़ ही नहीं है, उसको रियलाइज़ करवाएंगे। नर्सेज शुड ट्राई टू डाइवर्ट द रिचुअल इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ स्टार्टेड, नर्स जो है वो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को इमीडिएटली डाइवर्ट करवा देगी जैसे वो स्टार्ट होता है। क्लाइंट्स डू नॉट वांट टू रिपीट द रिचुअल बट फील कंपेल्ड टू डू सो, उसको रिचुअल एक्टिविटी को रिपीट करने का तो मन नहीं होता है पर फील कंपेल्ड होता है कि करो ऐसा, तो क्या आएगा इसके अंदर ऑप्शन 4 बराबर। क्लाइंट्स डू नॉट वांट टू रिपीट द रिचुअल बट फील कंपेल्ड टू डू सो, उसको फील होता है इसके लिए, बराबर। चलो नेक्स्ट क्या है कि अ वूमन कम्स टू साइकेट्रिस्ट, बराबर, विथ हिस्ट्री ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इज़ वॉशिंग हर हैंड। एक वुमन आती है साइकेट्रिस्ट के पास और हिस्ट्री ये है कि वो लंबे टाइम तक सिर्फ अपने हाथ को धोती रहती है और उसके हाथ एकदम वॉशरमैन हैंड्स लाइक हो चुके हैं। सी इज़ डिस्ट्रेस्ड अबाउट इट बट सीज दैट सी इज़ नॉट एबल टू स्टॉप वॉशिंग, उसको बहुत ही डिस्ट्रेस होता है इसकी वजह से, ये एक्टिविटी की वजह से, पर वो हैंड वॉश को वॉश करना स्टॉप नहीं कर सकती है। दिस हैज स्टार्टेड टू अफेक्ट हर सोशल लाइफ एज वेल, और ये उसके सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। व्हाट इज़ बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हर, तो कौन सा बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है ओसीडी का। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन या फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। तो अभी हमने देखा कौन सा करेंगे, बी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स बराबर प्रिवेंशन, है ना, वही तो थेरेपी ऑफ चॉइस है ओसीडी के अंदर, राइट, तो वो करेंगे अभी। साइकेट्रिक डिसऑर्डर दैट हैज़ बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद पांडाज इज, कौन सा डिसऑर्डर, पांडाज इज व्हाट, ओसीडी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया या ADHD। तो पांडास जो है वो किसके रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हमारे किसके, तो पीडियाट्रिक डिसऑर्डर है पर वो ओसीडी के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है, ओसीडी के। पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, और पांडास देखने को मिलता है ओसीडी के अंदर, पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है इसलिए याद रखना पांडास। पांडास स्टैंड्स फॉर पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन is a rare condition that affects some children after a streptococcal infection. Obsessive compulsive behavior, tics or involuntary movements, anxiety or irritability, mood swings, behavioral regression, sleep disturbances, motor और vocal tics, टूरेट सिंड्रोम में देखने को मिलता था, है ना, मोटर और वोकल टिक्स। ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट दी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन टू रिड्यूस सिम्टम्स, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT टू मैनेज एंग्जाइटी एंड OCD सिम्टम्स, मेडिकेशंस टू मैनेज साइकेट्रिक सिम्टम्स। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रॉम्प्टली ट्रीट एनी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, practicing good hygiene such as hand washing regularly, avoiding close contact with the people who have streptococcal infection, जिन लोगों को streptococcal infection है उनसे दूर रहेंगे, seeking medical attention if symptoms of streptococcal infection develop, और जैसे ही इसके symptoms दिखते हैं तुरंत हम medical attention लेंगे। पांडास pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection. It is hypothetical diagnosis whereby a subset of children
with rapid onset of obsessive compulsive disorder, tic disorder symptoms are supposedly caused by ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन GABS, और इसका जो फुल फॉर्म है GABS का वो नॉर्सेट के एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। तो आपको भी पांडास का याद रखना है। रामलाल, अ 42-year-old मैन, कंप्लेन्स ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव हेडेक फॉर 5 years। रामलाल 42 ईयर्स का एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा तो नहीं बोल सकते, फॉर ओल्ड मैन है। वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको 5 साल से नॉन प्रोग्रेसिव हेडेक हो रहा है। प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा है पर एक जैसा बस हेडेक होता है। ही हैज़ विजिटेड सेवरल न्यूरोसर्जन्स एंड अंडरगोन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर अ ब्रेन ट्यूमर। वो बहुत सारे न्यूरोसर्जन से मिल चुका है, उसने क्लिनिकल और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी करवाए हैं, पर उसको लगता है ब्रेन ट्यूमर है, पर वो सब बताते हैं कि वो नेगेटिव है, मतलब कि ब्रेन ट्यूमर नहीं है। द पेशेंट इज़ नॉट कन्विंस्ड एंड बिलीव्स दैट ही हैज़ अ ब्रेन ट्यूमर। वो किसी से भी नहीं मानता, सुनता नहीं है किसी का, बोलता है मुझे ब्रेन ट्यूमर है तो है, ये सब डॉक्टर झूठे हैं। फॉर विच ही वॉन्ट्स टू अंडरगो सर्जरी, उसको इसके लिए सर्जरी करवानी है। ही इज़ दैन रेफर टू अ साइकेट्रिस्ट, उसके बाद में उसको साइकेट्रिस्ट को रेफ़र किया जाता है। तो पेशेंट को कहाँ रेफ़र किया जाता है? साइकेट्रिस्ट के पास। तो उसको कौन सा डायग्नोसिस होगा? हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो ये डॉक्टर शॉपिंग हो रही है ना। तो ये क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोकॉन्ड्रियासिस। व्हाट आर द सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर? यहाँ पे किसके बारे में बताया और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे है नहीं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन में आंसर नहीं है, पर है क्या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर? तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंसेस बॉडीली सिम्टम्स that cannot be accounted for by a medical और न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस। इसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स आएंगे, साइकोलॉजिकली कंडीशन है, पर्सन एक्सपीरियंस करेगा बॉडी से सिर्फ, कि जो अकाउंटेड मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस में कभी नहीं आते, उसके बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। नेक्स्ट है 25th डॉक्टर विजिट, 25वां डॉक्टर बदला है इसने, वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है ना। प्रूफ क्या है मुझे बताओ, मुझे ये सब हो रहा है, ओके। वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, ठीक है। अनडूइंग क्या है? अटेम्प्ट टू टेक बैक एन अनकॉन्शियस बिहेवियर और थॉट दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल और हर्टफुल, ठीक है। ऐसी चीज़ों को भूल जाना कि जो अनएक्सेप्टेबल या हर्टफुल हो। इज़ दिस फ्लावर बिग इनफ टू गेट मी आउट ऑफ ट्रबल, बराबर, ये इतना बड़ा फ्लावर है कि मुझे ट्रबल से दूर रख सकता है। By undoing the previous action, the person is attempting to counteract the damage done by the original comment, hoping the two will balance one another out, ठीक है। दूसरा, undoing the attempt to take back behavior और thoughts that are unacceptable, ऐसा कोई काम या ऐसा कोई behavior thoughts फिर से करना जो unacceptable हो। An example of undoing would be excessively praising someone after having insulted them। एक इंसान है, उसके आपने पहले बहुत ही इंसल्ट की, अब आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, ये होता है अनडूइंग, ठीक है। सप्रेशन, द पर्सन इज अवेयर ऑफ द अनएक्सेप्टेबल डिजायर एंड वैलिडेट्स इट बट इंटेंशनली ट्राइज टू कीप इट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आई नो आई एम एन अल्कोहलिक सो आई एम गोइंग ऑन दी वैगन, बराबर, मुझे पता है मैं अल्कोहल ड्रिंक करता हूँ, तो मैं डाइट में क्या लूँगा? सिर्फ वैगन डाइट में, कोई नॉनवेज, कोई भी जो एनिमल से मिलने वाली चीज़ें हैं, इवन तो दूध भी नहीं पीऊँगा। अ होमोसेक्सुअल हु इंटेंशनली डजंट डेट मेंबर्स ऑफ द सेम सेक्स सो दैट द अनएक्सेप्टेबल डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। एन इंट्रोवर्ट इज कंडीशन टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट कंडीशन है और वो उसको एक्सट्रोवर्ट दिखाता है। ये ऑफन सप्रेस एंगर्स, बराबर, एंगर को सप्रेस करने के लिए यूज़ करता है। डिसप्लेसमेंट, जैसे कि ऑफिस में बॉस ने साउट किया अंकिता पे, अंकिता ने घर पे आके अपने हस्बैंड पे साउट किया, ठीक है। मतलब कि हमारे से कम डेजिग्नेशन या कम जिसमें हिम्मत हो उस पर हमें गुस्सा डिस्प्लेस करना, प्लेस कर देना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसफ़र ऑफ द नेगेटिव इमोशन फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू एन अनरिलेटेड पर्सन और थिंग, ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, डिसोशिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर वॉज प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड एज, डिसोशिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर पहले किस नाम से जाना जाता था? डिमेंशिया प्रिकॉक्स, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हिस्टीरिया या मेलनकोलिया। तो डिसोशिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर पहले
हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है। आया था ना कन्वर्जन डिसऑर्डर में कि पहले हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता था। डिफेंस मैकेनिज्म एडप्टेड इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस इंक्लूड, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ होती है ओसीडी के अंदर, और ओसीडी में भी कौन सा ओसीडी है, न्यूरोसिस वाला, कि जो एनल स्टेज से फिक्स हो जाता है। अनडूइंग, डिसोशिएशन, सप्रेशन या डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ होगा अनडूइंग। डिफेंस यूज्ड आइसोलेशन, अनडूइंग, रिएक्शन, फॉर्मेशन। ठीक है। अभी हिस्टेरिकल न्यूरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हिस्टोरिकल न्यूरोसिस क्या है, कॉन्शियस मोटिव, प्री मोर्बिड डिस्थाइमिक पर्सनालिटी, रैपिड चेंजेस सिम्टम्स, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेन। या तो हिस्टेरिकल न्यूरोसिस जो है उसका मतलब होता है प्राइमरी और सेकेंडरी गेन होना। देखा था ना हमने पूरा वो, बराबर, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेन। हिस्टेरिकल क्या है उसका, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस। ठीक है। A person repeated washing his hands and checking the gas knob again and again. एक पर्सन है जो बार बार हाथ धो रहा है और दूसरा गैस नॉब को बार बार देखने जाता है कि मैंने उसको बंद किया या नहीं। ऑल साइकोथेरेपी ट्राइड बट फेल्स टू इम्प्रूव सिम्टम्स, सारे की सारी साइकोथेरेपी यूज़ की पर फिर भी उसके सिम्टम्स में इम्प्रूव नहीं आया। तो कौन सी साइको सर्जरी करेंगे इसको ट्रीट करने के लिए, क्रेनियोटॉमी करेंगे, सांट का यूज़ करेंगे, सिंगुलोटॉमी करेंगे, या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करेंगे। ऑब्वियसली ये ओसीडी है ना, और इसमें एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का यूज़ भी किया जो थेरेपी ऑफ चॉइस था। ठीक है। दूसरा बोले तो फ्लूएक्साइटाइन एसएसआरआई भी यूज़ किया जो सीरोटोनिन ट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से तो ओसीडी होता है, फिर भी ये ट्रीट नहीं हुआ तो हमको सर्जरी करनी पड़ेगी, साइको सर्जरी। तो वो कौन सी सर्जरी है, सिंगुलोटॉमी। क्या करेंगे हम पेशेंट में, सिंगुलोटॉमी, बराबर। ओके, सिंगुलोटॉमी और सिंगुलोटॉमी करेंगे, बराबर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेम तो हिस्टोरिकल न्यूरोसिस का है ना। ओके, हम यहाँ पे बैक आ गए। इसमें हम करेंगे सिंगुलोटॉमी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंगुलोटॉमी मतलब कि ओपनिंग इन द सिंगुलोसस गायराई ऑफ द ब्रेन, बराबर। जैसे कि सी दैट कि द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, तो डिप्रेशन होता है, परसेक्यूटरी डेल्यूजन, डिसोशिएशन ऑफ द सिम्टम्स या मीनिया। तो ओसीडी का मोस्ट कॉमन क्या होता है, हमने देखा था डिप्रेशन, बराबर। ओसीडी के लंबे टाइम के बाद क्या होता है, डिप्रेशन हो जाएगा पेशेंट को। ये है बायलिटरल सिंगुलोटॉमी जो ओसीडी का साइको सर्जरी है। वेंट्रिकल्स एंट्री इनटू द क्रेनियम, वाल्व बिहाइंड द ईयर बनाया, अंडरनीथ द स्किन किया, ये है सिंगुलोटॉमी। ठीक है। ये है संटिंग प्रोसीजर, वेंट्रिकुलो संट करता है ना जब CSF फ्लूइड का बढ़ जाना है ना, प्रोडक्शन बढ़ जाना, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना, तब हम ये संट बनाते हैं, है ना। तो ये संट है, उसमें से एक उसके लिए है ट्रीटमेंट के लिए कौन सा, तो वेंट्रिकुलर में जब CSF प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है, तब ओमाया रिजर्वायर यूज़ करते हैं स्काल्प के अंदर। वेंट्रिकल में वो CSF का फ्लूइड होता है, वहाँ से वो सीधा उसको ले जाएगा और ब्रेन में। ठीक है। अभी VA वेंट्रिकुलर एट्रियल संट और वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल संट की जो CSF फ्लूइड को कहाँ ले जाएगा, एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी में, और वहाँ से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा बॉडी से। मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला संट VP संट होता है। ठीक है। CSF फ्लूइड की ट्रीटमेंट में ये है एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन। तो उसमें क्या किया देखो, जो लेटरल वेंट्रिकल्स है उससे कैथेटर लगाया, प्रेशर सेटिंग फॉर दी ड्रेनेज ऑफ CSF, कलेक्शन चैम्बर, 0 on pressure scale must be horizontally level with the triggers of the ear, ड्रेनेज बैग है CSF का और इसमें CSF कलेक्ट होता रहेगा। ठीक है। इसके साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम और डिसऑर्डर्स को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक यू।